हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है हमारी। मतलब अगर हम बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है दोस्तों भारत का भौतिक विभाजन, यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, या ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो भी चाहे आप उसको लिख सकते हैं। और हमारा जो मेनली टॉपिक है वो चल रहा है भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें तो लास्ट में जो हम इसके अंतर्गत टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भारत के भौतिक विभाजन को अगर देखते हैं तो दोस्तों 5 पार्टों में बांटा जाता है। पहला है हिमालय, दूसरा उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है दोस्तों प्रायद्वीप पठार, फिर चौथा तटीय मैदान और पांचवा आइलैंड। अब ये कोई क्रम नहीं है, आप इसको किसी भी तरीके से बांट लीजिए, बट मैं क्रम में इसी तरीके से बताता हूँ, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की ओर अगर हम देखें तो इस तरीके से विस्तृत है। ठीक है, जिसमें हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत, तो वो है दोस्तों तटीय मैदान। ठीक है, कौन सा टॉपिक चल रहा था? तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत तटीय मैदान, यानी अगर हम बात करें इसकी तो ये जो होता है कोस्टल प्लेन। क्या होता है? कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स अगर हम बात करें, मैंने लास्ट क्लास में आपको तटीय मैदान के बारे में पढ़ाया, और मैंने आपको क्या है कि जैसे कि मैंने फिर बताया था कि जो तटीय मैदान है उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला जो होता है जिसको हम लोग एक पार्ट में बांटते हैं उसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान, या इंग्लिश में बोल सकते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। मतलब पूर्वी तटीय मैदान मतलब ईस्टर्न कोस्टल तटीय प्लेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो उत्तर तटीय मैदान है, जो भारत का जो तटीय मैदान है, उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। लास्ट में मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया था। जैसे कि मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ाया था। इसके बाद फिर हम इनको क्या करते हैं, जैसे ये जो मैदान है इनको हम फिर से 3 पार्ट बांटते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें पहला इसमें कौन सा है, तो काठियावाड़ का मैदान। ठीक है, फिर इसमें हम पढ़ते हैं कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट, और फिर इसी में अगर हम बात करें तो एक और जोड़ लें, कोंकण के बाद कन्नड़ तट, फिर इसमें हम पढ़ते हैं मालाबार तट। तो हम लोग जो है पश्चिमी तटीय मैदान को फिर अगेन हम लोग इसको 4 पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे कि आज हम इसमें पढ़ाएंगे तो जैसे इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। पहला तो होता है कोरोमंडल तट, और दूसरा होता है उत्तरी सरकार। इस तरीके से ये बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा। सरकार मतलब वो वाले सरकार नहीं, गवर्नमेंट नहीं, ये इसका नाम है उत्तरी सरकार। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस तरीके से जो तटीय मैदान है इसका इस तरीके से डिवीजन किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत हम लोग इतनी चीजें पढ़ते हैं। ये मैंने आपको समरी करा दी। कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने दोस्तों इसके बारे में पढ़ाया है पूरा डिटेल से। आज जो हमारा टारगेट है आज हम इसको करेंगे। ठीक है, आज हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो जो भी नए हैं, जो नए लर्नर्स हैं, जिनको जो आज पहली बार जुड़े हैं, तो उनको मैं बता दूं आप पीछे की ये क्लास जरूर देखें, और इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं आप उनको भी देखते रहें, ताकि आपका सब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और ये चार्ट आप जरूर बना लीजिएगा, आप पहले ही चार्ट बना लीजिएगा। इस चार्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारा कुछ एक ही जगह पे मैप पे रहेगा। ठीक है, ये देखो ज्योग्राफी के किसी बुक में आपको इस तरीके से चार्ट नहीं मिलेगा कहीं पे आपको इस तरीके, बट मैंने आपको बनाया है, आप इसको बना लें। ठीक है, और साथ साथ मेरे क्या करना है, जो भी नए हैं वो मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, जो चीज़ें मैं बनवाऊंगा यहाँ पे, जो चीज़ लिखूंगा। ठीक है, तो आपका एक हैंड नोट्स बन जाएगा, आप अच्छे से उसको रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो हमारा ये बात है आज की। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो अब समझ में आ गया ना, मतलब कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आपको मैंने 2 मिनट में समझा दिया। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में लास्ट क्लास में मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप लोग जो भी जिनका छूट गया है वो पीछे की क्लास देख लेंगे।
तो चलिए हेडिंग डालेंगे अब आप लोग, पूर्वी तटीय मैदान। समझ में आ गया ना, मतलब कि हमने क्या पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड लेके समझाया। तो इसमें देखो, ठीक है, सारा कुछ क्लियर है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम आप शुरू करेंगे अपना पॉइंट पहला। इसमें देखो आप साथ में लिखेंगे, फिर मैं समझाता जाऊंगा। और हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें कहाँ पर है, तो देखो मैं इसको आप एक आपको मैप बना दे रहा हूँ छोटा सा, आप इसको समझ जाएंगे। जैसे कि बात अगर हम करें तो, जैसे कि अगर हम बात करें ये, ठीक है, ये तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, मैंने आपको पढ़ा रखा है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से कन्याकुमारी तक ये फैला है पूरा। अगर हम बात करें ये, अगर हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों, ये है पश्चिमी घाट, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। मैप बना रहा हूँ मैं, आप देखते चलिएगा साथ साथ। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। ये जो चारों जो होते हैं, इन चारों को मिलाकर हम बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट बोलते हैं इसको, इन चारों को मिलाकर, ठीक है। और जो मैदान होते हैं वो मैदान है कहाँ पर वास्तव में अगर हम बात करें तो, जैसे कि मैं इसको बनाता हूँ ऐसे करके, आपको ये मैदान इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको मैदान यहाँ पे, ये इधर और इधर, और ये कन्याकुमारी तक नहीं फैला है, जो ये यहाँ पे एक चोटी होती है, तो सॉरी एक पहाड़ी होती है जिसको दोस्तों बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। ये दोस्तों दोनों बीच में लिंक काम करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये होता है हमारा पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। ये जो होता है ये पूर्वी तटीय मैदान। तो ये हमारा अगर हम बात करें मैप में, तो ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। जो बीच में मैंने जो ब्लू कलर से बनाया, ठीक है, जो बीच में मैंने ब्लू कलर से बनाया है वो तटीय मैदान हो गया, और ये पश्चिमी होगा, और ये वाला पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अब आपको डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो आप समझ गए होंगे आप किधर है। इधर अगर हम बात करें तो हमारा इधर भारत में एक अरब सागर पड़ता है, अगर हम बात करें यहाँ पर, और यहाँ पर जो सी होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाली खाड़ी होती है, ठीक है। तो ये मैप हो गया, बात समझ में आ गई। तो अब इसके बारे में थोड़ा चलिए अब आपको समझ में आ गई डायग्राम में कैसे होता है ये, इस तरीके से ये सारा कुछ हमने बांट दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। पहले एक पॉइंट पहले लिखेंगे, यहाँ देखो आप पहले लिखेंगे, फिर मैं इसको समझा दूंगा मैप से। यह पूर्वी घाट, डिफरेंट पेन से लिखता हूं, यह पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य, लिखेंगे साथ में, बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित एक चौड़ा मैदान है। या पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत स्थित नहीं लिखो, विस्तृत एक चौड़ा मैदान है, ठीक है। आज इस पॉइंट को पहले समझेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप फोकस करेंगे, लिख लिया होगा अगर आपने वहाँ पे, तो इसको फोकस करेंगे। देखो ये जो है ये पूर्वी घाट मैंने बताया, और ये यहाँ पे मैंने जो क्या लिखा है दोस्तों, बंगाल खाड़ी, यानी ये सारा कुछ जो है, ये सारा जो पानी है इधर ऐसे देखेंगे तो ये बंगाल खाड़ी है। तो इन दोनों के बीच में, या इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते थे, जैसे यह पूर्वी घाट एवं पूर्वी तट के बीच स्थित एक विस्तृत चौड़ा सक्रिय मैदान है, ठीक है। तो ये, और एक चीज इसमें ये याद रखना है, या पूर्वी घाट है ना, अभी हम लिखा देंगे पॉइंट, तो ये समझ में आ गया ना। ये देखो पूर्वी घाट है और ये बंगाली खाड़ी है, और इसके बीच में एक मैदान है।
इसी यही पॉइंट मैंने आपको लिखाया है कि यह पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत एक चौड़ा मैदान है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसका निर्माण नदी प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा, प्रायद्वीपीय और स्पेसिफाई कर दिया मैंने इसको, वरना मैं नदियां ही लिखा था बट मैंने लिख दिया इसका निर्माण प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण, अवसादों के निक्षेपण मतलब जमाव दोस्तों, ठीक है, निक्षेपण, इसका निर्माण प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है, बात समझ में आ गई। मतलब क्या है कि इसका निर्माण प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। पॉइंट क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो, जैसे कि यहाँ पे आप, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बस आप समझेंगे इसको बस समझने के लिए। जैसे यहाँ से बहुत सारी नदियाँ होती है, जैसे यहाँ है महानदी है, ये है गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है, वेगई है, ब्रह्मणी है, बहुत सारी नदियाँ इधर बहती हैं। ये क्या करती हैं, ये पूर्वी घाट से, सॉरी पश्चिमी घाट से निकलती हैं और ये जाकर इधर इस तरफ इधर बहती है। क्योंकि मैंने लिखाया है, जब पश्चिमी घाट मैंने पढ़ाया था तो मैंने लिखाया था कि पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी घाट है उसकी जो ढाल है वो पूरब की ओर है ना। मैंने इसमें एक पॉइंट लिखाया, जब पीछे क्लास करेंगे तो आपको स्पष्ट मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग दोस्तों पीछे की क्लास जरूर देखेंगे, आपको क्योंकि पीछे की चीजें आगे से लिंक होती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नदियां जब यहाँ से निकलती हैं तो क्या करती हैं, अपने साथ कुछ अवसाद लेकर आएंगी, अवसाद लेकर आती तो क्या करती, तट पर जमा कर देती। ये इस वजह से इसका निर्माण हुआ है। तो अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखना है, पूर्वी तटीय मैदान लिखेंगे, पूर्वी तटीय मैदान। ये भी स्पष्ट मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो क्या है कि पूर्वी तटीय मैदान कॉमा करके लिखना, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। ये याद रखना है, ठीक है, अधिक चौड़ा है, ठीक है। ये जो पूर्वी घाट है उतना चौड़ा, पश्चिमी घाट उतना चौड़ा नहीं है, बट पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक चौड़ा है, ठीक है। ठीक, ये बात हो गई। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट समझना है, इसमें क्या, इस तट पर नदियों द्वारा डेल्टा का, इस तट पर नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किया है। इस तट पर नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किया गया है, जिस कारण इस तट का निरंतर विस्तार हो रहा है, इस तट का निरंतर विस्तार हो रहा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे, विस्तार हो रहा है, ठीक है। इस तट पर नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किया गया है, जिस कारण इस तट का निरंतर विस्तार हो रहा है। देखो क्या होता है, जैसे मैंने अब जब आपको मैंने पश्चिमी घाट लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ की जो नदियाँ निकलती वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो क्या बनाती है दोस्तों, ज्वारद मुख बनाती है, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। और इधर जो पूर्वी घाट की जितनी भी नदियां हैं या पूर्वी तटीय मैदान की जितनी भी नदियां हैं वो क्या करती है, अपने तट पर क्या होती है, अवसादों को जमा करती हैं और उन अवसादों के जमा होने से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है।
और जब डेल्टा का निर्माण हो रहा है और नदियां निरंतर अभी भी बह ही रही हैं और डेल्टा का निर्माण चालू है, और डेल्टा के निर्माण चालू है तो क्या हो रहा है कि उसके जो मैदान है वो जो पश्चिमी जो पूर्वी तटीय मैदान है वो भी क्या हो रहा है, निरंतर चौड़ा हो रहा है। जब डेल्टा चौड़ा होगा, क्योंकि नदियां अभी भी प्रवाहित हो रही हैं, नदियां जब अभी भी प्रवाहित हो रही हैं, है ना, और क्या होगा, और वो अपने साथ अवसाद लेकर आ रही हैं और अवसाद निरंतर लेकर आती रहेंगी और वो क्या करेंगी, अपने तट पर जमा करती रहेंगी। जब तट पर जमा करेंगी तो क्या होगा, वहां पे डेल्टा का निरंतर विस्तार होता रहेगा, और डेल्टा का जब विस्तार होगा तो इस मैदान का भी विस्तार होगा, क्योंकि ये मैदान वास्तव में डेल्टा का ही विस्तार है। ठीक है, तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि इस तट पर नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किया गया है, जिस कारण इस तट का निरंतर विस्तार हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसमें ऊपर से मिटा लेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। इसे दो भागों में, मैंने वो चार्ट बनवा दिया था ना वहां पे, अब उसी को मैं यहां लिख दे रहा हूं। संरचना के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो संरचना के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, पहले लिख लेंगे। फर्स्ट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। सेकंड, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। ठीक है, सरकार वैसे सरकार मत लिखिए, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, उत्तरी सरकार। ठीक है, तो ये दो तट है, इनको बांटा गया इस चीज। ठीक है, अब इसको फटाक से लिखेंगे, मैं इसको फिर मिटाल के आगे लिखाना शुरू करता हूं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाल रहा हूं। अब यहां पे पहले एक चीज मैं आपको लिख दे रहा हूं। देखो, ये जो है यहां पर एक जो नदी बहती है, इस नदी का नाम है, ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और इसको साफ कर दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी, ये मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, इसका अलग से एक डायग्राम ही बना देता हूँ पूर्वी तटीय मैदान का। ठीक है, इसको दो पार्ट में बांट देता हूँ, अलग से आपको समझा देता हूँ। चलिए अलग से बना के समझाता हूँ, इसमें भोज पूछ हो जाएगा, वरना ये बना लेने के बाद अलग से एक बनाएंगे हम लोग, वरना होज पोछ हो जाएगा ना, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो, ये है हमारा दोस्तों प्यारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा, अगर हम बात करें। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। ठीक, इसमें दोस्तों अगर हम सिर्फ पूर्वी घाट को ही बना रहे हैं, ताकि क्या हो, थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसको हमको सब बनाना है, अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये पूर्वी घाट हमारा होता है। तो यहाँ से अगर हम जैसे बात करें तो ऊपर इस तरीके से नदी बहती है, महानदी होती है जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से गोदावरी होती है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरीके से कृष्णा होती है। ये होती है दोस्तों कावेरी। तो यहाँ पर जो नदी है महानदी। ठीक है, और इस नदी को मैं बाहर नहीं बना रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कृष्णा नदी। यहाँ पे गिर जाती है तो आके कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी, इसको लिख लीजिएगा कृष्णा नदी। और यहाँ पे इसको भी नहीं बना रहा हूँ, और यहाँ पे फिर मैं बना दे रहा हूँ नीचे कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। और फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक सेकंड को थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करता हूँ इसमें। यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो हम ये दोस्तों इस तरीके से मैदान होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये मैदान होता है। इस चीज़ को समझना है, बहुत अच्छे से क्लियर बनाना है।
तो यहाँ पे जो ये बीच में यानी कन्याकुमारी से, देखो इधर देखना है, मेरी तरफ देखना है, इधर बोर्ड में, ये कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक के जो तट होता है, जो मैदान होता है, उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोमंडल तट, ठीक है। और कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक, यहीं पर एक नदी होती है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, वहां तक दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो इसके बीच का जो क्षेत्र है यहां से लेकर, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। अब आप डायग्राम में बना लीजिए फटाफट, ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया, मैं इसको मिटाल दे रहा हूँ, ये भी मिटाल दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस मेरा मकसद है आपको सही सही से बीच में जानकारी पता रहना चाहिए बस, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो कृष्णा नदी सही से लिखा नहीं है, एक सेकंड, इसको मैं लिख देता हूँ सही से। कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी। तो ये बात हो गई। तो चलिए अब हम लिखेंगे कोरोमंडल तट के बारे में। अब वहाँ पर हेडिंग डालेंगे, अब वहाँ पे समझ में आ गया कहाँ पर कौन है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जितना मैं डिटेल से करा रहा हूँ यूट्यूब पर ना, और इतनी चीज़ें आराम से समझा रहा हूँ, उतना कहीं पे आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। सारा कुछ आएंगे पीपीटी समझा के चले जाएंगे, कोई भी एक वर्ड डायग्राम मैप पे तो बनाएंगे ही नहीं, उनका क्योंकि बनाना शायद ही आता हो, इस तरीके से चले जाते हैं। बट मेरा पर्पस है आप भले आराम से मेरे से एक चीज़ें पढ़िए, बट डिटेल में पढ़िए। और एक बार अगर आप पढ़ लें, क्योंकि टारगेट हमारा दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीसीएस इनको है, तो इनको पढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। खुद से ही हमको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। ये सारा काम जब खुद से हम करेंगे तभी हमारा क्या होगा दोस्तों, हमें बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर हम पीपीटी नोट्स किसी के खरीद के अगर चक्कर में रहेंगे तो ज़िंदगी भर दोस्तों अगर तैयारी करते रहिए नहीं होगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में लिखना भी तो जरूरी होता है भाई। आप सोचिए 250 नंबर का जो पेपर होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पर, 250 नंबर में उसमें क्या होता है, 10 क्वेश्चन दोस्तों क्या होते हैं, 150 वर्ड्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है, 150 वर्ड के। और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 250 वर्ड्स के, ठीक है। और ये पेपर होता है 2 घंटे का। अब आप सोचिए कि क्या होगा, इसको लिखना है यहाँ पे, मतलब क्या हो रहा है, 10 इंटू अगर हम बात करें तो 1500 ये हो गया वर्ड, और अगर हम बात करें ये तो 2500, तो 2500 यानी 4000 वर्ड्स आपको लिखने हैं एक पेपर में। इसको 1500 जोड़ो और ये 25 और ये 15, यानी 4000 वर्ड्स हमको 1-2 घंटे में लिखने हैं। तो आप सोच रहे हैं कि हमें लिखने की हैबिट डालनी पड़ेगी तभी हमारा होगा सिलेक्शन, अदरवाइज भूल जाइए। नोट्स पढ़ने से और भी चीज़ें करने से आप बैठे रहेंगे, यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं उनकी कहानी चलती रहेगी, क्योंकि उनका तो भाई रोजगार चल ही रहा है, उन्हें क्या दिक्कत है, बच्चे देख रहे हैं उन्हें क्या मतलब है, ठीक है। वो तो आसान चीज़ें लेकर आएंगे ताकि अट्रैक्ट करें बच्चों को, बुझाएं समझाएं कि हाँ ये है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऐसा करके वो क्या होगा, बाद में 2-3 साल बाद जब तक आपको समझ में आएगी चीज़ें, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है। तो उस चीज़ को ना भुगतें, इसीलिए थोड़ा सा अवेयर रहें अपने आप से, जाने की क्या क्वेश्चन की लिमिट है, क्या डिमांड है, जो भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग उस पर फोकस करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आप भटकाव के दौर से ना गुजरें, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ी सी चीज़ों को खुद से करने की प्रैक्टिस करें, या ज़्यादा पीपीटी या कुछ सारी चक्करों में मत, क्योंकि जमा करते जाएंगे वो कूड़ा होता जाएगा, बट हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसमें लिखते हैं पहला पॉइंट, इसका विस्तार कन्याकुमारी से लेकर, कन्याकुमारी कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में, इसका विस्तार कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक है। कहाँ तक है, कृष्णा नदी तक है। फिर लिखेंगे यह देश का सबसे लंबा तट है, याद रखना है, यह देश का सबसे लंबा तट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, ठीक है। सबसे लंबा तट है, ठीक है, यह देश का सबसे लंबा तट है। फिर इसके लिखेंगे निवर्तित मानसूनी पवनों से, अभी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। निवर्तित मानसूनी पवनों से
पवनों से, निवर्तित मानसूनी पवनों से इस तट पर वर्षा होती। निवर्तित मानसूनी पवनों से इस तट पर वर्षा होती है। ठीक है, ये 3 फैक्ट चीजें हैं, ये तीनों चीज आप लिखेंगे, फिर मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको। अब लिख लिया होगा, अब इसको समझेंगे। दो तो समझ में आ गया। पहला मैंने लिखा है कन्याकुमारी से कृष्णा नदी, तो दिख रहा है। फिर मैंने दूसरा लिखा है यह देश का सबसे लंबा तट है, ये तो एक फैक्ट है, इसको आप जान जाएंगे। फिर मैंने लिखा है कि निवर्तित मानसूनी पवनों से इस तट पर वर्षा होती, इस तट पर सर्वाधिक वर्षा होती, ऐसे लिखें, इस तट पर सर्वाधिक, यहां पे लिख लें, एक सेंटेंस छूट गया है, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक करके लिख लें, कहीं पे आप थोड़ा सा स्पेस बना के ऐसे लिख लें, सर्वाधिक वर्षा होती है। समझेंगे इसको क्या होता है दोस्तों। जैसे अब ये सारी चीजें हम लोग जब क्लाइमेट पढ़ेंगे, इंडियन मानसून को पढ़ेंगे या भारतीय क्लाइमेट को पढ़ेंगे, तब वहां पे हम लोग जानेंगे। बट अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि क्या होता है जब हमारे यहाँ भारत में मानसून जो आता है वो है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों से। ठीक है, ये जब पवने, जब बाद में क्या होता है, जब ये रिट्रीट, जब हमारा जो मानसून जब रिट्रीट होने लगता है, यानी जब वापस, जब मानसून जो है लौटने लगता है, उसी को निवर्तन बोलते हैं, उसी को निवर्तन बोलते हैं। वापस लौटता है तो उसको निवर्तन बोलते हैं। और जब वो वापस लौटता है तो उस समय क्या होती है, हवाओं का दिशा जो होता है वो पैटर्न बदल जाता है। अभी मानसून जब जा रहा था, जब हमारे भारत की ओर जा रहा था, तब क्या था, उसकी हवाओं के पवनों का दिशा कैसी थी, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, बट जब वो रिट्रीट होता है, यानी जब वो वापस आता है, तब उन जो हवाओं की दिशा होती है वो पलट जाती। कब कैसी हो जाती, वो हवा हो जाती उत्तर पूर्वी मानसून। अभी देखो, जब जाता है तो ऐसे हवा जाती है, ठीक है, और जब मानसून लौट कर आता है तब इस तरीके की हवा चलती है, उत्तर पूर्वी मानसून। और उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं चलती, उत्तर पूर्वी हवाएं जब वो इस तरीके से चलती हैं तो वो क्या होती है, यहाँ पे आके इस जगह पर बंगाल खाड़ी से नमी धारण करती हैं। क्योंकि देखो, अब यहाँ की जो पवनें हैं वो तो दोस्तों लैंड से चली हैं और लैंड की ओर आ रही हैं, तो दोस्तों उनमें नमी है ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही बारिश कर चुकी हैं। क्योंकि जरूर देखो, बारिश करने के लिए तो क्या, जो क्या कहते हैं, सॉरी, जो वायु है उसमें नमी होना चाहिए, उससे मॉइस्चर होना चाहिए। तो वो क्या होती है, जब वो बंगाल खाड़ी से होते हुए गुजरती हैं तो क्या करती हैं, प्रवेश करती हुई गुजरती हैं, तो क्या होती है, यहाँ से नमी धारण करती हैं। और नमी धारण करने के बाद दोस्तों क्या होता है, इस भाग पर जब टकराती हैं यहाँ पूर्वी घाट से, और वो क्या करती है, यहाँ पे झमाझम बारिश करा देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जब क्लाइमेट पढ़ेंगे, इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे, तब हम वहां पे समझाऊंगा। अब बात समझ में आ गई होगी, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है ना। चीजों को समझते चलना है सबसे ज्यादा जरूरी। अभी जितना इसमें समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं। मैंने वो क्या समझाया कि जब भारत में मानसून प्रवेश करता है तब हवा का पैटर्न जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। ठीक है, हवा चली और क्या हुआ दोस्तों, बारिश में 2-3-4 महीने, जितने दिन बाद मानसून रहेगा, उसके बाद क्या होता है, मानसून रिट्रीट होता है, यानी मानसून वापस होता है। तो उसी वापस होने मानसून को बोलते हैं निवर्तन। जो मैंने निवर्तित लिखा है उसको, उसी को बोलते हैं निवर्तित। और वो जब वापस होता है तो हवाओं का पैटर्न दोस्तों हो जाता है चेंज। क्यों, क्योंकि जो सन रेज हैं या सन का जो पैटर्न है या जो सन है वो वापस हो जाता है। अभी मैं ये सारी चीज़ देखो बहुत डिटेल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा समझ लो क्या होता है, हवा का पैटर्न बदल जाता है और हवा जो होती है वो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा हो जाती है ना। वाणिज्यिक पवनें इनको बोलते हैं, बट ये सारी शब्द मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए बच रहा हूँ। फिर क्या होती है, जब वो इधर से आती है तो वो क्या की थी, यहाँ टकराने के बाद यहाँ बंगाली खाड़ी से नमी उठाएंगी, और नमी उठाने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये इस भाग में टकरा जाती है पूर्वी घाट से, और फिर यहीं पर बारिश करा देती है। ठीक है, तो ये चीज़ जान लेना, बस यही था। इसके बाद चलिए हम आगे अगला लिखेंगे उत्तरी सरकार के बारे में। ठीक है, लिख लिया होगा, फटाक से समझना है बस, खाली थोड़ा सा इसमें बस एक ही पॉइंट लिखना है, 1-2 पॉइंट लिखना है। मैं इसको मिटाल रहा हूँ और मैं इसको भी मिटाल रहा हूँ और मैं इसको भी मिटा रहा हूँ अब, क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है, ये लास्ट है। उत्तरी सरकार में बस 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखना है, अभी उत्तरी सरकार हेडिंग डालेंगे और फिर पॉइंट लिखेंगे, यह कृष्णा नदी से लेकर महानदी डेल्टा तक विस्तृत है। महानदी डेल्टा तक विस्तृत है। ठीक है,
तक विस्तृत है, वो दिख भी रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा नदी से लेकर महानदी मैंने लिखा है। फिर अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसे उत्कल, ऐसे लिखेंगे, उत्कल या कलिंग तट भी कहा जाता है ना, लिख लें ये भी, इसे उत्कल या कलिंग तट भी कहा जाता है, कलिंग तट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ज्यादातर जो विस्तार है वो उड़ीसा में है, ठीक है, इसीलिए इसे उत्कल या कलिंग तट भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई दोस्तों सारी कुछ बात, इसमें और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई तट की मैदान, यानी भारतीय तटीय जो मैदान है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। 2 क्लास में हमने सारा कवर किया, बहुत डिटेल से कराया है आपको। इसमें सारा क्वेश्चन जितना भी जहां से पूछा जा सकता है हर एंगल मैंने कवर किया, और बहुत डिटेल से चीज़ें हैं। आप चाहे तो कहीं से करके देख लीजिएगा जहां से आप पढ़ते हो यूट्यूब से पहले से। दूसरी चीज़, आप बुक्स पढ़ के देख लीजिएगा, जितना मैंने यहाँ लिखाया वो किसी एक बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कंपाइलेशन उसका नहीं होगा। तीसरी चीज़, मैं चीज़ों को क्रम से करा रहा हूँ, ये नहीं कि आज मैं तट पढ़ा रहा हूँ तो दूसरे दिन लेकर आया कुछ और, नहीं, क्रम से हमारी क्लासेस चल रही हैं। मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की है, तो एक एक चीज़ें हम क्रम से करते जा रहे हैं। अब जैसे अब तट मैदान हो गया, अब हम लोग कल करेंगे आइलैंड, और आइलैंड करने के बाद दोस्तों क्या होगा, हमारा जो भारत का भौतिक विभाजन वाला जो पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। देन इसके बाद हम बात करेंगे, जो भी चीज़ें चाहेंगे पढ़ेंगे हम। जैसे हम शुरू कर लेंगे, नदियों को शुरू कर सकते हैं, भारतीय मिट्टी को शुरू कर सकते हैं, जो भी सुटेबल लगेगा जो उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। बट ये है कि सीक्वेंस से चीज़ें चलेंगी तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये बात हो गई हमारे दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान को। अगर उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्त मित्र जितने जो भी हैं जानने वाले आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनको आप शेयर करें, ताकि और भी लोग देखें, जानें वो भी किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए, है ना, बस जैसा कि मैंने आपसे बताया दोस्तों उसी तरीके से मैं देखो यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है तो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे ये कृष्णा नदी है ना दोस्तों, और जो ये कन्याकुमारी है, और इसी कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच का जो ये जो क्षेत्र है, जो कोरोमंडल, वास्तव में कह लो कोरोमंडल तट नहीं, वास्तव में जो ये कृष्णा नदी से लेकर ये कन्याकुमारी तक, इसी को दोस्तों सुदूर दक्षिण बोलते हैं। जब हम लोग आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत में जब आप लोग पढ़ते होंगे तब क्या कहते हैं दोस्तों, ये चोल चेर पांड, ये कहाँ था दोस्तों, तो ये चोल चेर पांड जो थे वो सुदूर दक्षिण में थे। और उस सुदूर दक्षिण वाला जो इलाका है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो यही वाला भाग है, ये जो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच वाला जो क्षेत्र है इसी को सुदूर दक्षिण बोलते हैं, इसी को डीप साउथ बोलते हैं। और जो दक्कन वाला इलाका होता है वो दोस्तों होता है विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र, उसको बोलते हैं दक्कन प्लेटू, या दक्कन का पठार, या दक्कन एरिया, ठीक है। ये चीज आप भी याद रखिए, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि डीप साउथ और किसे बहते हैं। तो आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को डीप साउथ बोला जाता है, ठीक है। यहाँ बना था तो मैंने थोड़ा सा बता दिया, हिस्ट्री में ये काम आ जाएगा आपको पढ़ते समय, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। हाँ, मगर शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी क्लास आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद।